नाजरीन आदाब, मैं ज़मरुद मुग़ल। नाजरीन, जावेद अख्तर साहब का नाम जब भी हमारे जहनों में आता है तो एक तवील सिलसिला, एक उर्दू के हवाले से बहुत अहम नाम हमारे जहनों में आते हैं। अल्लामा फजल खैराबादी, कैफ़ी आज़मी, जानिसार अख्तर, असराउल हक मजाज और फिर शबाना आज़मी और फिर जावेद अख्तर। ये वो नाम हैं जिन्होंने पिछले कई सालों से उर्दू को आलमी पैमाने पे मुतारिफ़ करवाया और फिर उर्दू की बका के लिए ये ख़ास तौर से फ़िल्म इंडस्ट्री में जावेद अख्तर साहब का ख़ास तौर से बहुत अहम रोल है। जावेद अख्तर साहब के ये शेर मुझे याद आ रहे हैं कि हमारे शौक़ की ये इंतहा थी, कदम रखा तो मंजिल रास्ता थी, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज़ क्या थी। जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि आप अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं हमें कि जो हमने आपके इंटरव्यूज़ या आपके बारे में जो पढ़ रखा है कि आपने बहुत मेहनत की और मुंबई गए और फिर उसमें बहुत स्ट्रगल रही आपकी। ऐसा कुछ तो नहीं है, मतलब ये है कि जाहिर है कि एक आम हिंदुस्तानी जो है उसकी ज़िंदगी में तरह तरह के मसाइल होते हैं, वो मेरे भी थे। तो इतना उन पे, जिस तरह आदमी को अपनी कामयाबी या अपनी दौलतमंदी पे गुरूर नहीं करना चाहिए, वैसे अपनी नाकामी और अपनी मुफलिसी पे भी घमंड नहीं करना चाहिए। वो भी कभी कभी हम अपनी महरूमियाँ, अपनी नाकामियाँ, अपनी मायूसियाँ, अपने गम, अपने ज़ख्म भी तमगे बना के सीने पे लगा लेते हैं, वो भी गलत है। तो ठीक है, ज़िंदगी में सभी को कुछ थोड़े से गम भी मिलते हैं, कुछ मायूसियाँ भी मिलती हैं, कुछ तलखियाँ भी मिलती हैं, तो मेरे भी हिस्से में थी। लेकिन अगर मैं मजमूई तौर पे देखूँ तो मुझे ज़िंदगी का शुक्रगुज़ार ही होना चाहिए, इसलिए कि जो ग्रैंड टोटल है उसमें तो गम कम है, खुशी ज़्यादा है, तो कोई शिकायत नहीं। बचपन लखनऊ में रहा, वहाँ कॉल्विन एक कॉलेज है, उसमें स्कूल में पढ़ता था। फिर अलीगढ़ चला गया, वहाँ मिंटो सर्कल में पढ़ा। फिर वहाँ से भोपाल चला गया, भोपाल में ग्रेजुएशन किया और फिर कोई 19.5 साल की उम्र में बम्बई चला गया। तब से अब तक वहीं हूँ। और ये जो वक्त था इसमें कुछ बहुत अच्छे लम्हे और कुछ बहुत ख़राब लम्हे देखे, और बहुत खुशियाँ और बहुत गम, दोनों चीज़ें बड़े शिद्दत के साथ मिले, और पूरी तरह से भरपूर गम, भरपूर खुशी, गम और खुशी दोनों मिले। और बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत बेमेहरी बेवफाई भी देखी ज़िंदगी में, और बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस भी देखा। तो हम लोग अक्सर क्या होता है कि हमारी याददाश्त की छलनी से जो अच्छा है वो तो निकल जाता है, और जो तलखी थी, जो नाकामी थी, जो ज़िल्लत थी, वो रह जाती है, वो याद रहती है हमें, मगर वो बात फेयर नहीं है। जी जावेद साहब, अलीगढ़, लखनऊ और फिर आपने ग्रेजुएशन किया, लेकिन फिर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ कैसे गए? क्या मैं जब कॉलेज में था मैंने तभी तय कर लिया था कि वहीं जाना है। मैं डायरेक्टर बनने के ख्वाब देखता था और मैं सोचता था मैं जाऊँगा फिल्म इंडस्ट्री में, गुरुदत्त का मैं असिस्टेंट बनूँगा, उनसे सीखूँगा और उसके बाद 3-4 साल में मैं खुद बन जाऊँगा डायरेक्टर। हुआ ये कि जब मैं गया, उनका इंतकाल ही कुछ 8-10 दिन के अंदर हो गया। मैं बम्बई जब पहुँचा था तो मैं तो उनसे कभी मिल भी नहीं सका। फिर कमाल अमरोही साहब के साथ और एक SM सागर साहब थे, ब्रिज थे डायरेक्टर, उनके साथ काम किया। लेकिन होता यह था कि मैं जहाँ काम करता था, कमाल साहब तो खैर बहुत बड़े राइटर खुद ही थे, वहाँ नहीं, उसके बाद जहाँ जहाँ मैंने काम किया वहाँ लोग, मैं कुछ लिखता था कि सीन कभी करेक्ट करना हो तो मैं अपनी खिदमत पेश करता था, तो वो फिर धीरे धीरे वो लिखाने लगते थे मुझसे। हर आदमी मुझसे कहता तुम राइटर बनो, तुम तो राइटर बन सकते हो। और मेरा ऐसा कुछ ख्याल नहीं था जब मैं गया था फिल्म इंडस्ट्री कि मैं कि स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, लेकिन बन गया। फिर सलीम साहब से मुलाकात हुई मेरी और 1970 में हमने एक टीम की तरह काम शुरू कर दिया। तो फिर तो सब कुछ पत्ते सही पड़ गए। जावेद साहब, ये 64 और 70 का जो ज़माना है जी, 70 के बाद 71 में आप सलीम साहब के साथ 70 और 64 से 70 का जो ज़माना जो आपने मुंबई में गुजारा जी, वो किस तरह का? वो उसमें मैं फैज़ का एक मिसरा है वही आपको सुना दूँ कि इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी।
मतलब मुझे कैंसर नहीं हुआ, मैं ट्रेन के नीचे नहीं आया, मेरी आंखों की बीनाई नहीं चली गई, कोई किसी कार के नीचे आके कट नहीं गया, इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई। बाकी जो कुछ हो सकता था हुआ। जी। फिर आपकी जोड़ी जी सलीम जावेद के नाम से मशहूर हुई, जिसने लाजवाब फिल्में हिंदी सिनेमा को दी हैं। और वो ज़माना फिर कुछ सालों तक, मेरे ख्याल से 50 के आसपास फिल्में आपने लिखी होंगी। हम दोनों ने मिलकर 17-18 फिल्में। वो 17-18 फिल्में ऐसी हैं कि जो बिल्कुल कमाल की फिल्में हैं, और उन्हीं फिल्मों से बहुत सारे स्टार जो है वो सुपरस्टार भी बने। तो वो जो आपका साथ रहा सलीम साहब के साथ, वो किस तरह का रहा? बहुत उम्दा, और वाकई एक ऐसा सिलसिला था कि यह के बाद दीगरे ऐसी फिल्में आई जो अब तक लोग याद करते हैं 30 साल के बाद भी। अच्छा, लोग सर, हम अपनी बात करें, आपकी बात करें, हम अपनी बात करें, हम जब सलीम जावेद पढ़ते थे तो हमें लगता था कि एक ही शख्स का नाम था। हाँ, तो तकरीबन थे भी एक ही, इसलिए कि देखिए, आप अगर पार्टनर हैं सीमेंट में या उसमें लोहे में या कपड़े में तो बड़ा आसान है। मोटी मोटी बात है, भाई कपड़ा इतने का मिल रहा है, इतने में बेचना चाहिए, इतना प्रॉफिट होगा, इतना आपका, इतना मेरा। लेकिन ये जो राइटिंग में पार्टनरशिप है, ये बहुत ज़्यादा एक जहनी एक रिश्ता चाहती है कि दो आदमी बैठ के एक बात सोच रहे हैं, और वो बात जो है नहीं हवा में बात हो रही पूरी, वो तो सिर्फ क्या सही है क्या गलत है कैसे तय होगा, कौन क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये सब बिल्कुल एक इंटेंजिबल है, गैर मरई है। लेकिन उसके लिए दो इतना अच्छा रब्त होना चाहिए जहनी। सुथाम में जब तक हमने काम किया तब तक था, और जब नहीं रहा वैसा रब्त तो फिर हम लोग अलग काम करने लगे। जी। जावेद साहब, ये फिल्म के स्क्रिप्ट लिखे आपने शुरू में, और फिल्मी गीत या गज़लें लिखने का कैसी? देखिए, वो फिल्मी गीत तो मैं बाद में लिखे, पहले तो मैंने शायरी शुरू कर दी थी। हालांकि मैं जिस ख़ानदान में पैदा हुआ वहाँ तो चारों तरफ शायरी ही थी। 12-13 साल की उम्र में मुझे मेरे ख्याल से सैकड़ों शेर याद है, 15-16 साल की उम्र में हज़ारों। आज भी उतने, क्योंकि अब दोहराता नहीं हूँ, उतने ना याद होंगे, फिर भी 6-7 घंटे तो मैं आपको दूसरों की शायरी सुना सकता हूँ। डॉक्टर राहिम मासूम रज़ा ने अपने एक मजमून में लिखा है कि उनकी ज़िंदगी में उन्हें 2 आदमी मिले जिन्हें शेर बहुत याद है, एक सरदार जाफरी और एक जावेद अख्तर। और मुझे मालूम था कि मैं शेर मौजू कर सकता हूँ। मेरे जो दोस्त शायरी करते थे, कभी कभी मैं उन्हें मिसरा भी सजेस्ट कर देता था कि यूँ नहीं यूँ कर लो, ये बेहतर है, मिसरा उला क्यों होना चाहिए, लेकिन मैं ख़ुद नहीं करता था। गालिबन उसकी 2 वजह थी। एक वजह तो ये थी कि जिस जगह पैदा हुआ था और जो एक्सपोजर था मेरा, तो मुझे मालूम था कि अच्छी शायरी क्या होती है जी। तो ये खौफ कि मैं कर पाऊँगा, तो जब आपको ये मालूम हो कि अच्छा क्या है तो ज़रा आप में झिझक पैदा हो जाती है। वो एक जो लाइल्मी की हिम्मत है वो अलग होती है, वो मुझ में नहीं थी। दोहम ये कि अब जब आप एक दुकानदार का लड़का बागी हो तो दुकान पे बैठना छोड़ता है। अब शायर का लड़का जब बगावत करे तो क्या करेगा, मैं शायरी नहीं करूँगा, तो अपनी इज्जत दिखाता है। तो वो भी था मुझ में कुछ। और उसके बाद मैंने तो शायरी उस उम्र में शुरू की जिस उम्र में हम तक लोग शायरियाँ आमतौर से छोड़ देते हैं। तो मैं तो 30-32 साल का था तब मैंने लिखना शुरू किया। इत्तिफाक यह है कि वो कहीं छपी नहीं थी, मैं वो लिखता था, कुछ दोस्तों को सुनाता था। एक जगह हिंदी का मैगज़ीन था बड़ा मशहूर, धर्मयुग, उसके एडिटर और उनकी जो अहलिया थी अपना धर्मवीर भारती साहब और पुष्पा जी उनकी ज़ौजा, तो वो लोग भी थे जिन्हें मैं सुनाता था। तो उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती लेके कुछ छाप भी दिया धर्मयुग में, कुछ गज़लें मेरी। जिन लोगों को मैं सुनाता उनमें से एक साहब यश चोपड़ा भी थे, क्योंकि मैंने उनके साथ काफ़ी फिल्में की हैं जिसमें गाने दूसरों के थे, मेरे नहीं थे। तो एक दिन वो आए मेरे पास और कहने लगे, भाई मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ सिलसिला, उसमें तुम गाने लिखो। मैंने कहा मैं तो नहीं लिखूँ, और मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं खुश हूँ, ये शायरी तो मैं अपने लिए करता हूँ, मैं तो छपवाता तक भी नहीं, आप जानते हैं। कहने नहीं, मुझे ज़रूरत है, साहिर साहब अवेलेबल नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं लिखना चाहते हैं, और मुझे शायर चाहिए, मैं रेगुलर फिल्म सॉन्ग राइटर से नहीं लिखवाना चाहता हूँ। तो मैंने उनके लिए जितनी मुश्किलें खड़ी कर सकता था वो मैंने की कि वो मुझसे ना लिखवाएं, मगर वो भी बड़े ज़िद के पक्के थे, उन्होंने मुझसे लिखवा ही लिया। फिर जब मैंने उनके 2-3 गाने लिखे तो मुझे भी खून लग गया मुँह से,
और फिर मैंने गाने लिखना शुरू किया। लेकिन शायरी मैंने पहले शुरू की, उसी के 2 साल में 2.5 साल में मैं गाने लिखे। जावेद साहब, सिलसिले और उसके बाद आपने जो फिल्मों में गीत लिखे वो बहुत कमाल के गीत हैं, सुनते हैं तो आज भी अच्छे लगते हैं इतना ज़माना गुजरने के बाद। आज भी आप गीत लिख रहे हैं, उस ज़माने में और इस ज़माने में कुछ फ़र्क महसूस करते हैं आपको? कुछ देखिए, चीज़ है जो खो गई है कहीं? वो चीज़ फिल्मों में नहीं खोई है। वो आमतौर से लोग शिकायत करते हैं कि फिल्मों को क्या हो गया है। ये ऐसा ही है जैसे आप कहें किसी आदमी को देख के, अरे भाई ये तुम्हारी छुंगलिया में क्या हो गया है, वो छुंगलिया में बुखार है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि छोटी उंगली में बुखार हो। बुखार तो जिस्म में होता है। तो ये जो फिल्म है या टीवी है या जर्नलिज्म है या फिल्म के डायलॉग हैं, गीत है या पॉलिटिक्स है, ये सब दरअसल एक तरह का पता आपको देते हैं कि माशरे के साथ, समाज के साथ क्या हो रहा है। ये समाज का हिस्सा है। इनमें अगर आपको कोई गड़बड़ लग रही है तो दरअसल गड़बड़ समाज में है जो यहाँ दिखाई दे रही है। मंटू ने ऐसा ही कहा था, ये दिखाई दे रही है आपको। हमारे यहाँ पिछले दिनों क्या हुआ है कि तालीम का कुछ ऐसा सिलसिला रहा है कि लिटरेचर, लैंग्वेज, पोइट्री, फाइन आर्ट्स, इनको कोई अहमियत नहीं दी गई। कोई भी चीज़ जो बैंक में जमा ना कराई जा सकती हो, उसकी अहमियत कम हुई। तो आप ये देखिए कि मैं समझता हूँ हमारे समाज में जो आज एक 20 साल का बच्चा है या बच्ची है, उनकी जो वोकेबलरी है, उनके पास जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है, वो बहुत छोटा है आज से 30 साल या 40 साल पहले के इंसान के मुकाबले। ज़बान सिमट रही है। आज लोगों को शायरी से कुछ, एक दूर से तो कुछ मालूम है कोई चीज़ होती है शायरी और बड़ा कमाल होता है, लेकिन उसका कोई इल्म नहीं है। आज मैं स्कूलों कॉलेजों में जाता हूँ, नए बच्चों में फिर एक रिवाइवल है यंग जनरेशन में शायरी से दिलचस्पी का। लिखते भी है, बहुत मुझे भेजते हैं, तो मुझे दुख भी होता है, प्यार भी आता है। उनके दिल में अरमान है, उनके यहाँ पैशन है, उन्हें कोई टेक्निक नहीं मालूम, उनको क्या क्या मीटरिंग क्या चीज़ होती है, फोनेटिक्स क्या है, साउंड को आप बैलेंस कैसे करते हैं, क्या पीछे की हिस्ट्री है पोइट्री की, वो पढ़ा नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। सिर्फ दिल चाहता है शायरी करने को, सो कर रहे हैं, मगर वो अनाड़ीपन, वो कच्चापन दिखाई देता। अब उनका कसूर नहीं है, या हमारा है। हमारे यहाँ लैंग्वेज को कोई इम्पोर्टेंस नहीं हो रही है, लिटरेचर को इम्पोर्टेंस नहीं है। तो जब समाज में ये चीज़ें मिटेंगी तो आपको फिल्म के गाने और फिल्म के डायलॉग में भी दिखाई देंगी। जी। तो जावेद साहब, जो शायरी है आपको विरासत में मिली है, इल्म भी आपको विरासत में मिला है। आपके बाद आपके बेटे फिल्म डायरेक्टर हैं, हीरो हैं, बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं। वो शायरी के हवाले से उनका मिजाज कैसा है? देखिए, कहीं शायद बचपन में जो उन्होंने देखा सुना, उससे उनके जहन में इन चीज़ों की वैल्यू होगी। आजकल की जनरेशन जो है वो मुझे नहीं मालूम कितनी किताबें पढ़ती है, मगर मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों पढ़ते हैं, इसलिए कि उन्होंने शायद देखा है घर में किताबों की इज्जत और किताब पढ़ते हुए अपने बड़ों को, तो वो किताब भी पढ़ते हैं, उन्हें इन चीज़ों से दिलचस्पी भी है। लेकिन फिर वो जानते अंग्रेज़ी है, वो सोचते अंग्रेज़ी में, तो वो पोइट्री दोनों करते हैं। मेरी बेटी भी पोइट्री करती है, लिखती है, और बेटा भी करता है, लेकिन दोनों अंग्रेज़ी में लिखते हैं, वो अच्छी शायरी करते हैं। जी। जावेद साहब, आपको 15 फिल्म फेयर अवार्ड मिले, जो किसी भी गीतकार के लिए बहुत एजाज़ की बात है। वो 15 गीत के लिए नहीं थे, उनमें से 6 तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए हैं, और मेरे ख्याल से 6-7 वो गानों के लिए थे, और एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या कुछ ऐसा है। जी। तो ये तो बहुत अचीवमेंट की बात है कि ये सब चीज़ें मिली। हालांकि आपके लिए नहीं, क्योंकि आपने लिखा ही इतना है और इतना अच्छा लिखा है कि ये सब चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी इतनी उम्र में ये शोहरत जो आपको मिली, आप उससे मुतमईन हैं कि हाँ
जो मैंने किया उसका बदल मुझे मिला? देखिए, मुझे तो लगता है मुझे ज़्यादा ही मिला। मुझे तो और भी बहुत काम करना चाहिए था, और मैं शुक्रगुजार हूँ ज़िंदगी का कि काफ़ी मेहरबान हुई मुझ पर। चलो कुछ दिनों आजमाया भी, लेकिन ये कि ऐसा तो नहीं है, और भी बहुत टैलेंटेड लोग हैं दुनिया में, और भी बहुत बासलाहियत लोग हैं। मैं भी हूँ, लेकिन मैं तो नहीं हूँ। बहुत लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, अगर उन्हें मौका मिले। उन्हें मौका नहीं मिला, वो रह गए शायद अपने घर की मजबूरियों की वजह से, वो अपनी ज़िम्मेदारियों की वजह से नहीं पहुंच सके उन जगहों पे जहां इस तरह का काम मिलता है या काम मिलने का इम्कान होता है। तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ऐसा ही नहीं है कि सब मैंने अचीव कर लिया। मैंने भी काम किया है और अच्छा काम किया, लेकिन कुछ ज़िंदगी के हालात भी साजगार हो गए मेरे लिए। और भी लोग हैं जो ऐसा काम कर सकते, शायद इससे बेहतर भी कर सकते थे, लेकिन उनको ये नहीं मिला जो मुझे मिल गया। तो मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए। जी जावेद साहब, ये तो आपकी जो फिल्मों की दुनिया है उसकी बात है। आपका पहला शेरी मजमूआ तर्कश के नाम से आया, जो बहुत मशहूर हुआ और जिसकी गज़लें बहुत मशहूर हुई, और गालिबन नुसरत फ़तेह अली खान ने आपके साथ मिलकर कैसेट संगम के नाम से बनी। जी जी। और तर्कश पे बहुत बात भी हुई। उसके बाद आपका दूसरा शेरी मजमूआ है लावा, 2013 में, जिसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। जी जी। लेकिन अवार्ड मिला लावा को, लेकिन ज़्यादा बातें जो हुई वो तर्कश पे। वो गालिबन उसमें हैरत का और तहय्युर का भी एक उनसर था, इसलिए कि वो पहली बार लोगों ने मेरी शायरी सुनी और पढ़ी थी। तो उसमें वो जो होता है, वो एक न्यू कमर का जो शौक़ होता है ना, कि भाई वो आप जैसे यूँ कहिए कि पहली पिक्चर रिलीज हुई तो कहेंगे भाई वाह कमाल कर दिया है। उसके बाद आप चलते रहेंगे तो हर बार थोड़ी उतनी हैरत का इजहार होगा या उतनी एक्साइटमेंट। फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ भाई ऐसा काम करते हैं, चलो शायद हो गए हैं। हाँ हाँ। तो जी, वो फिर वो जो तहय्युर का उनसर वो ख़त्म हो जाता है ऐसा ऐसा। जावेद साहब, एक बहुत अच्छी बात ये है कि आप फिल्मों में लिख रहे हैं। एक ज़माना वो है जिसमें साहिर, कैफी आज़मी और ये सब लोग लिख रहे थे, आज आप लिख रहे हैं। और हमारे अहद के, जिनका भी हाल ही में इंतकाल हुआ है, वारिस अलवी ने आप पे बहुत उम्दा मज़मून लिखा है आपकी शायरी में। पता नहीं आपकी नज़र से गुजरा है? वारिस मैंने पढ़ा है रे। और वारिस अलवी साहब का लिखना, दो लोगों का मैं बताऊँ आपको। वारिस अलवी साहब आसानी से किसी पे लिखते नहीं थे। जी जी। वो ऐसा नहीं, उनका ये काम नहीं। हाँ। और एक और भी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक ही दीवाचा लिखा है, जिनका नाम है कुरतुल नहदत। अच्छा जी, वो मेरा। तो तरकश का दीवाचा एनी आपा का लिखा हुआ है, तो वो भी मेरे लिए बहुत ऑनर की बात। इसके अलावा एक मजमून सरदार जाफरी साहब ने लिखा था, वो भी दिलचस्प मजमून था, उर्दू का पहला अर्बन शायर। अच्छा। उसके अलावा अली फातमी साहब ने एक मजमून लिखा है मुझ पर, और शहरियार साहब ने लिखा था जी। तो अब वो कहाँ छपे मुझे मालूम नहीं है। उन्होंने मुझे जो कॉपी भेजी थी वो मेरे पास है, तो छपा कहाँ मुझे पता नहीं जी। अब लोग तो क्या करते खुद फिर भेजते हैं कि इसे छाप दो, ये सब वो सब मैंने किया नहीं। तो शहरियार साहब की बात आई सर, शहरियार साहब गालिबन आपके दोस्त रहे? नहीं, मेरे दोस्त नहीं, मेरे बड़े थे, मैं तो बहुत एहतराम करता था उनका। तो उनसे तो मैं दोस्त कहने का दावा मैं नहीं करूँ। और वो मतलब एक बड़े भाई जैसी उनका रवैया था मुझसे, और बहुत मेहरबान भी थे। और उन्होंने भी फिल्मों में बहुत अच्छे गीत लिखे, लेकिन फिर अलग हो गए। वो उनका मिजाज नहीं था असल में। वो एक बड़े खामोश तबीयत, एक बहुत ही एक बहुत शर्मीले से इंसान थे। और ये कहाँ ये सब ये जो बाज़ार के रीत रवाज हैं वो उनके बस के नहीं थे। ज़िंदगी भर उन्होंने पढ़ाया था, एकेडमिक लाइफ में रहे थे, तो एक मिनिमम सिक्योरिटी गारंटी होती है। यहाँ तो किस दिन नल में पानी बंद हो जाएगा पता नहीं, जो बहरा है ठक से बंद हो गया। यहाँ किससे मिलना है, नहीं मिलना है, ये क्यों कह रहा है, किस वजह से कह रहा है। मैं से उनके वो तो उस तहजीब के थे, वो पैसे की बात भी नहीं कर सकते। हमें भी बरसों तक शर्म आई। फिर जब बहुत नुकसान हुआ तब आदत डाली अपने लिए, भाई प्राइस की बात करो, वरना कैसे दुकान तो है तो अब बात तो करनी पड़ेगी। ये सब हम लोग की तहजीब में नहीं है बातें। जी जी। तो वो उनका मिजाज नहीं था। और बहरहाल वो अच्छे रहे, बहुत अच्छा लिखा उन्होंने।
देखिए एक और हैं, उन्होंने बहुत अच्छे लिखे मगर उनको नहीं उनका दिल चाहा, राहत इंदौरी। उन्होंने जितने भी गाने लिखे उनमें ज़्यादातर बहुत उम्दा गाने हैं। राहत इंदौरी तो चले गए वो जी। उनका भाई ये सब हम लोग करते हैं। लेकिन सर जावेद साहब जो गाने अब फिल्मी दुनिया में हैं आप ये सुनते होंगे आपके जी सामने, जी। और उसके बाद आप हैं और गुलजार साहब हैं जी जिनके गाने या गीत हम सुनते हैं जी जी तो कानों में रस घूमते हैं। कुछ लगता है कि ये जो घुटन का एहसास जो होता है ये फिल्मी गीत सुन के, उसमें कुछ राहत है, कुछ अच्छा है। ये आपने कैसे कर लिया कि चलिए जिस ज़माने में आपने ये लिखना शुरू किया उस ज़माने में तो अच्छे गीत लिखे ही जा रहे नहीं, थे, ऐसा सुने जा नहीं रहे था। मैंने तो बहुत बुरे पीरियड में लिखा है जब शुरू किया। जी। उस ज़माने में शुरू में तो बरसों तक मैं फिल्में छोड़ता ही रहा, की कम छोड़ी ज़्यादा, इसलिए कि उस ज़माने में बड़ा एक चीज़ में एक बड़ी ख़राब वो आया था, वो अपना सरकाई ले खटिया और ये और वो चोरी के पीछे। जी जी। तो मैं तो छोड़ देता था ऐसी फिल्में जहाँ इस तरह की सिचुएशन में किसी और से लिखा लो, मैं नहीं कर सकता हूँ। पिक्चर में ऐसे डायलॉग भी अगर हो जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है बहैसियत गीतकार के, मैं तब भी नहीं लिखता था वो पिक्चर। मुझे इस तरह की फिल्में काम ही नहीं करना। तो मैं तो बहुत दिनों तक मशहूर रहा कि बहुत नचड़े हैं, ये अपने को क्या समझते हैं, मार मार के। अल्टीमेटली ये जो थी 1942 अ लव स्टोरी, उसकी वजह से कुछ मेरा बदला मुकद्दर, वरना तब तक तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी लिखने में, तो पिक्चर मैं छोड़ देता था। तो मगर वो तो आप पर है कि आप क्या मानने को तैयार हैं और क्या नहीं। आपको उसकी कीमत तो देनी पड़ती है। मुझे तो कोई भी हो मुझे कहे कि ये गलत लाइन है आप ऐसी लिख दीजिए, मैं छोड़ देता हूँ पिक्चर, मुझे करनी नहीं है, किसी और से करा लो, किस्सा ख़त्म। तो अब ये आप अपने में जुर्रत रखिए तो ज़माना क्या कर लेगा आपका। आप वही काम कीजिए। ऐसा करना बहुत मुश्किल है, जावेद अख्तर ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप ये तो आप पर है, ऐसा नहीं। ये काम ये मत समझिए कि आदमी किसी पोजीशन पे पहुंच के कर सकता है। जो आदमी ये करना चाहता है वो शुरू से करता है, और जो आदमी ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है अपने ज़मीर से तो वो कहीं भी पहुंच जाएगा, करता रहेगा। जी जावेद साहब, अब जो फिल्में हमारे सामने हैं, अब जो इस ज़माने में फिल्में बन रही हैं, आपके बेटे फिल्में बना रहे हैं और फिल्में बन रही हैं, तो गीत कहीं गायब सा हो गया है। नहीं, मैं अपने बेटे और बेटी की फिल्मों के बारे में बात नहीं कहूँगा। नहीं उनकी बात या देखिए अभी कुछ लोग हैं जैसे आशुतोष गोवारिकर के साथ मैंने बहुत सी पिक्चरें की है। मैंने लगान की है, स्वदेश की है, खेलेंगे जी जान से की है, तो इस तरह से और भी, और आगे भी कर रहा हूँ। उनकी फिल्मों के आप गाने सुनिए, अच्छे ही होंगे क्योंकि वो एक बामज़ाक आदमी है। या मैंने जेपी दत्ता के साथ जो फिल्में की हैं उनमें हमेशा अच्छे हो। तो ये अभी भी हैं ऐसे डायरेक्टर, ऐसे फिल्म मेकर जिनको इस चीज़ की तमीज़ है और शौक़ है कि भाई अच्छे अल्फाज के गाने हों। करण जौहर के साथ भी मैंने जो फिल्में की हैं उनमें बहुत अच्छे गाने हैं। हाँ, वो ठीक है, कुछ क्लब के गाने होंगे वो दूसरी है, मगर उनमें भी कोई बेहूदगी या फहशी नहीं है। और कुछ संजीदा गाने भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, चाहे वो मितवा हो, चाहे कल हो ना हो गाना जो है, इस तरह के। तो अभी ऐसा नहीं है कि लोग नहीं हैं कि जिनको अच्छे गाने की ज़रूरत नहीं है। आप मत कीजिए बुरे गाने, मगर वो सिर्फ गाने या फिल्म डायरेक्टर को एक्यूज़ करने से काम नहीं चलेगा। आपका जो पड़ोसी है ना उसकी भी ज़बान ख़राब हो गई है जी, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे समाज में ज़बान का म्यार गिरा है, ज़बान आया है इन सब चीज़ों जी। ज़बान से याद आया कि हमारी ज़बान है उर्दू, जो एक पूरे मुल्क की ज़बान तो है ही पाकिस्तान की, और तकरीबन हर मुल्क में कुछ लोग हैं जो माइग्रेट करके यहाँ से हिजरत करके गए हैं, वो बोलते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ का माहौल भी अब बदल रहा है कि अमेरिका में इधर उधर यूनिवर्सिटीज़ में भी उर्दू के शोबे हैं। यहाँ जी। तो जावेद साहब, ये जो आपकी फिल्मी दुनिया है, फिल्मी दुनिया में उर्दू ज़बान जो है उसका कुछ मुस्तकबिल है या अभी कुछ? फिल्मी दुनिया में तो ज़बानों का मुस्तकबिल इस वक्त बहुत मखदूश है। देखिए, आप उर्दू की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी। अब लोगों को हिंदी भी नहीं आती है वहाँ।
आम तौर से जो नए डायलॉग राइटर हैं वो रोमन में डायलॉग लिखते हैं और उन्होंने ज़बान सुन के सीखी है, जो बोली जाती है फिल्मों में आती है या इधर सुन लेते हैं। उनका कोई हिंदुस्तानी लिटरेचर से डायरेक्टली वास्ता नहीं है और वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं और डायलॉग लिखते हैं रोमन में जी। तो ये सूरत हाल है। और ये लोग कोई आसमान से तो उतरे नहीं, आपके समाज से ही आए हैं। तो कहाँ अब जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है इस मुल्क में, वो अपने बच्चे को अंग्रेज़ी पढ़ाती है और पढ़ाना चाहिए। देखिए मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, मैं अंग्रेज़ी को बेहद अहम समझता हूँ। अंग्रेज़ी नहीं आपको आएगी तो आप प्रॉब्लम में, लेकिन अफसोस ये है कि अंग्रेज़ी सिखाई जाती है अपनी ज़बान की कीमत पे, वो नहीं होना चाहिए। इंसान को अगर कोई उर्दू जिसकी मादरी ज़बान है या हिंदी जिसकी मादरी ज़बान है या गुजराती जिसकी मादरी ज़बान है या मराठी जिसकी, उसे अपनी मदर टंग आनी चाहिए और अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए। तो वो नहीं है। वो हो ये रहा है कि लोग अपनी ये जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस कहलाती हैं, जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं, वो ख़त्म हो रही हैं और सबकी सब हिंदी समेत। जो अपर मिडिल क्लास है और अपर क्लास है, उन्होंने इन ज़बानों को छोड़ दिया है, वो अपने बच्चों को ज़बानें नहीं पढ़ाते हैं। अच्छा भाई, तो लिटरेचर तो मिडिल क्लास से ही आता है। अब जब मिडिल क्लास ही अपनी ज़बान नहीं पढ़ेगा तो लिटरेचर कौन लिखेगा? और बेचारा मजदूर जो सुबह काम करने जाता है और रात को 11 बजे घर लौटता है किसी तरह से एक वक्त की रोटी कमा के, वो तो बैठ के शायरी नहीं कर पाएगा ना, उसकी ज़िंदगी में मौका ही नहीं है। ये सारे काम तो मिडिल क्लास की जिम्मेदारी होते हैं, मिडिल क्लास ने ये जिम्मेदारी छोड़ दी है। जावेद साहब, पिछले तकरीबन 5 साल से आप पार्लियामेंट में, 5 साल तो नहीं हुए अभी, 3.5 साल, 3.5 साल से आप हैं। तो ज़बान के हवाले से या सिर्फ उर्दू नहीं बल्कि हिंदुस्तान की जितनी, जैसे आपने फरमाया कि सारी ज़बानें जो है वो ज़बान पसंद जी, इस हवाले से कुछ वहाँ पे आप कर रहे हैं या आइंदा कुछ करने का इरादा? देखिए, मैं जानता है मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक कमेटी में मुझे बनाया था वो उर्दू के मुतालिक, उर्दू की तरक्की के लिए और उर्दू के की बहबूदी के लिए। तो वहाँ मैं गया था तो वहाँ मालूम हुआ कि कुछ अरबी क्लासेस ली जाती हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि उर्दू के लिए जो कमेटी बनी है और जो बजट पास हुआ है उसमें अरबी की क्लासेस क्यों होती हैं? ये जो कौमी काउंसिल बनाया था, जी हाँ, तो वहाँ अरबी क्यों पढ़ाते हैं मैं नहीं समझ रहा जी। आपने कभी उनसे पूछा? मैंने पूछा तो कुछ तसल्ली बख्श मुझे जवाब नहीं मिला जी कि ये क्यों होता है। तो कुछ अजीब है ये। देखिए, ज़बानें जो है ना, ये कमेटीज़ नहीं बनाती हैं, तो ना उनको वो ज़िंदा रख सकती हैं और ना उनको वो फैला सकती हैं। ज़बान अपने लिटरेचर से ज़िंदा नहीं रहती है। अफसोस की बात यह है, मगर सच है। ज़बान ज़िंदा रहती है अपने माशी अफादियत से। अगर उससे कोई इकनॉमिक इंटरेस्ट है तो ज़बान ज़िंदा रहेगी। अमेरिका में लोग चाइनीज़ पढ़ने लगे जब उन्हें लगा कि इसमें फ़ायदा हो, और जब बूस्ट हुआ था ओपेक का और ऑयल का, तो इंग्लिस्तान की हर दुकान पे सारी कीमतें अरबी में लिखी होती थी। तो बात यह है कि जिस लैंग्वेज का जब कोई इकनॉमिक एडवांटेज नहीं हो, कोई माशी अफादियत न बचे, वो ज़बान को बचाना बड़ा मुश्किल हो। ये तो बड़ी टफ ज़बान है क्योंकि अवाम की ज़बान है ना, हिंदुस्तान की अवाम की ज़बान है उर्दू। तो उसको कितना भी कोई झटक दे, पटक दे, फेंक दे, ठुकरा दे, वो मिटती नहीं है। अभी क्या है कि कि क्योंकि स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती, अवेलेबल नहीं है, तो लोग स्क्रिप्ट नहीं जानते, उसके ऊपर कुछ ठप्पा लगा दिया गया है कि मुसलमानों की ज़बानें कई मज़हबों की होती हैं। और देखें सर, जावेद साहब, जैसे ये कहा जाता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। आप ये जितने चैनल्स देख लीजिए उर्दू के, राष्ट्रीय सहारा या अखबार देख लीजिए, ये सब के सब मुसलमान तो इनमें से कोई भी नहीं चला है। नहीं, दूसरे ये कि उसूलन गलत है। ज़बानें रिलीजन्स की नहीं होती, रीजन्स की होती। पंजाब की ज़बान पंजाबी है, वहाँ पंजाब में जो भी हो, सिखों के, हिंदुओं के, मुसलमानों पंजाबी बोलेगा।
बंगाल की ज़बान बंगाली है, उसमें हिंदू हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, वो बंगाली बोलेगा। इलाकों की होती हैं ज़बानें। ये उर्दू जो है ये दिल्ली की, यूपी की, मध्य प्रदेश की, यहाँ की ज़बान थी, बिहार की, यहाँ की ज़बान थी। अब यहाँ से उसको हटा दिया गया और एक टू नेशन थियरी को जस्टिफाई करने के लिए पाकिस्तान चली गई। अब पाकिस्तान में सिंध की ज़बान थोड़ी थी, ये पख्तूनिस्तान की ज़बान थोड़ी थी, बलूचिस्तान की ज़बान थोड़ी थी, उनका क्या ताल्लुक था उर्दू थी। बांग्लादेश तो अलग हो गया इस इशू पे। सब हमारी ज़बान बंगाली हो, सही कह रहे थे। मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है, लेकिन ये कि ये तो सही है, बंगाली को हक है अपनी ज़बान पढ़ने का। तो जहाँ की ये थी वहाँ से इसे उखाड़ दिया गया, जहाँ की नहीं है वहाँ इसे पहुँचा दिया गया। इस बेचारी ज़बान के साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ है। ये तो उर्दू से ज़्यादा तो सेकुलर लैंग्वेज दुनिया में मिलना मुश्किल है। अब इसको किसी मज़हब से जोड़ा जाए तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। जाहिर साहब, आप तकरीबन सारी दुनिया में मुशायरे के हवाले से, फिल्म के हवाले से आपका जाना रहता है, तो उर्दू के मुस्तकबिल को देके हिंदुस्तान से बाहर आप क्या महसूस करते हैं कि कुछ? नहीं, मैं तो गया था, शिकागो यूनिवर्सिटी गया था, मैं तो हैरान रह गया। मैंने, मेरे ख्याल से जो उर्दू किताबों का जो ज़ख़ीरा शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की लाइब्रेरी में, वो कहीं मिलना मुश्किल होगा, इतनी किताबें होंगी। मैं जब गया था तो एक हॉल में जो नई किताबें आई थी उर्दू की, नई से मतलब नई छपी हुई नहीं, जो वो लेके आए थे हिंदुस्तान से, अलग अलग शहरों से, सारी खरीद के जो मिल रही थी, जो किसी की लाइब्रेरी में पड़ी थी, किसी के गोदाम में पड़ी थी, किसी के तहखाने में रखी थी, वो सब, तो वो कैटलॉग हो रही थी। वही 30-40 हज़ार किताबें थी जो फ्लोर पे रखी हुई थी। तो अब उर्दू जो है वो कनाडा हो, यूएसए हो, इंग्लैंड हो, वहाँ पढ़ी जा रही है और लोग पढ़ते हैं, और खूबसूरत ज़बान है, अच्छी ज़बान है। और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें भी इस ज़बान से दिलचस्पी है, और इसकी खूबसूरती को और इसकी जो तहजीब है, उर्दू सिर्फ ज़बान थोड़ी, उर्दू पूरी एक कल्चर है, उसको लोग मानते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। जावेद साहब, एक आखिरी सवाल कि ये ज़बानें जो हिंदुस्तान की लोकल लैंग्वेजेस हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इनके पढ़ने वाले या लिखने वाले आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। यकीनन। तो क्या इसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार नहीं है कि उन्हें कुछ करना चाहिए था ज़बानों को बचाने के लिए, जो वो नहीं कर पाई? हाँ, सरकारों की भी जिम्मेदारी है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ निज़ाम ऐसा हो ना कि आप अगर भाई सिर्फ निज़ाम तो सरकार को गुजराती आप पढ़ें तो गुजराती से आपको रोज़गार मिल सके, मराठी आप सिर्फ पढ़ते हों तो आपके लिए हैंडीकैप ना हो कि आप सिर्फ मराठी जानते हैं। लेकिन ये सब रोज़गार से जोड़ना तो सरकार का ही काम है। अब उसे जोड़िए, उसके बगैर तो कोई ज़बान जिंदा नहीं रहती है, वो ज़रूरी है। और ये जोड़ने का काम सरकार को करना है। हाँ, करे, बजाय इसके कि वो उनकी एकेडमीज बना के, ये तो लैंग्वेजेस के म्यूजियम बनाए गए जी बिल्कुल, जिसमें जाके देखो भाई वो है ज़बान, देख लो, रखी है ना शीशे के अंदर, बस उसको छूना नहीं है, वो रखी हुई है, कुछ हासिल नहीं, ऐसा कुछ उससे कुछ हासिल नहीं है। बिल्कुल सही। नाजरीन, ये थे जावेद अख्तर साहब। आपने इनकी बेबाक गुफ्तगू सुनी, और जो गुफ्तगू जावेद अख्तर साहब ने की वो जावेद अख्तर साहब ही कर सकते थे। हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है, हमारी ज़बान की जो मौजूदा सूरत हाल है, और ख़ास तौर से हिंदुस्तान बाहर के हवाले से, जैसे जावेद साहब ने फरमाया कि बाहर तो बहुत पुरुमीद है जावेद साहब कि उर्दू, और हिंदुस्तान में भी, क्योंकि ज़बान बहुत मीठी है जैसे इन्होंने कहा, और इस ज़बान कुछ भी कर लीजिए, इस ज़बान को ख़त्म नहीं होना है। लेकिन हिंदुस्तान में इस ज़बान के बोलने वाले चाहे कितने भी हों, लेकिन लिखने पढ़ने वाले आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। जावेद अख्तर साहब का शुमार उन शायरों में होता है जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उर्दू गीत के ज़रिए, उर्दू गज़लों के ज़रिए, उर्दू शायरी के ज़रिए पूरी दुनिया को एक नई ज़बान और एक ऐसी ज़बान से जिसको वो उससे पहले नहीं जानते थे, आज उनको वो ज़बान चाहे जानते हों या ना जानते हों, लेकिन उन्हें वो ज़बान सुनते हैं, उसके गीत सुनते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जावेद साहब, आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।